स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज जो हम इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित। ये जो आपका यूनिट 5 का भारत का सामान्य भूगोल है, इसमें से देखिए ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। आप चाहें तो इन्हें मेरी वीडियोज़ में जा कर के चेक कर सकते हैं। और देखिए, अब आज हम शुरू करने वाले हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, जो नदियों का, भारत की जो नदियाँ हैं उनका जो अपवाह तंत्र है उसको आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की नदियों को अपवाह तथा जलीय विशेषताओं के कारण दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पहला है आपका हिमालय की नदियां और दूसरा है आपका पर्याय द्वीपीय नदियां, है ना। तो अपवाह व जलीय विशेषताओं के कारण दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, हिमालय की नदियां और पर्याय द्वीपीय नदियां। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियां। गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हिमालयी नदियां हैं, जबकि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। किसके निकट? बोखरचू से नहीं निकलती, बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है ना। कौन सी? आपकी सिंधु नदी। और ये कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। आगे देखिए, सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से। ठीक है। और सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आदि हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए आप, ये है आपकी चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 के आधार पर भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल के मात्र 20% का ही उपयोग कर सकता है। मतलब सिंधु जल समझौते के अनुसार 1960 में जो हुआ था उसके आधार पर भारत सिंधु नदी के जो संपूर्ण जल है उसका केवल कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो 20%। ठीक है। और बाकी का जो आपका 80% है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका पाकिस्तान के पास। अगला देखिए, चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। आगे देखिए, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। यानी जो आपकी सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है उसके दक्षिण में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। देखिए, इसमें अगर आपको ऐसे थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप वर्ड्स पकड़िए। सतलज नदी उद्गम, कैलाश पर्वत, तिब्बत, है ना, मानसरोवर झील या राक्षस ताल। तो इस तरीके से थोड़े से वर्ड्स को भी अगर आप पकड़ेंगे तो जब आपके पास एग्जाम्स में ऑप्शन आएंगे तो आप कैच कर लेंगे। चलिए, भाखड़ा नांगल बांध किस पे बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। गंगा का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के गौमुख में। उद्गम स्थल पर गंगा को भागीरथी कहा जाता है। उद्गम स्थल पर गंगा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भागीरथी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी आपकी जहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं क्या? रुद्रप्रयाग। ठीक है। और देखिए, वहीं पर जो आपका देखिए जो उद्गम स्थल है ना, वहाँ पर गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी। और जब आगे रुद्रप्रयाग में नेक्स्ट देख रहे हैं हम, मंदाकिनी में और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं।
देवप्रयाग में क्या होता है, देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ आपस में मिलती हैं। जबकि देखिए मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, ऊपर मैंने आपको बताया था, ये देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के संग अलकनंदा, और देवप्रयाग में ये देखिए सेम है, अलकनंदा के संग भागीरथी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम यानी भागीरथी नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा, कल मैंने आपसे पूछा था कि बताइए बांग्लादेश में गंगा और आपकी जो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के तट पर डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन कहा जाता है। तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नाम से जानी जाने वाली नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर, कौन सा, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। आगे देखिए, नामचा बारवा के नज़दीक दक्षिण की ओर अंग्रेजी के यू आकार में मुड़कर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी नामचा बारवा के पास में दक्षिण की ओर अंग्रेजी का यू अक्षर में मुड़ जाती है, और वहाँ पर ये क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी दिहांग। आगे देखिए, सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप समझते हैं ना कि एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा या हिस्सा बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, जो कि चारों तरफ से पानी से, मतलब एक टापू, एक तरह से बहुत बड़ा टापू। तो ये जो है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा, माजुली, और ये कहाँ पर है, भारत में असम में है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। आगे देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से होता है। कहाँ पर होता है, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से आपकी घग्गर नदी निकलती है, और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से प्रवाहित होती है। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय मतलब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि बांगर, खादर, इन सब के बारे में बताया था कि जहाँ पर ये बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, ईंट होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो नदियाँ होती हैं ये इनके अंदर चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर से उथले उथले होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर जाके एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं, और ये आगे चल कर के आपके तराई भागों में दिखाई देने लग जाती हैं बहती हुई। ठीक है, तो ये आपका अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, कौन सी नदी, घग्गर नदी। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अब हम दूसरा हिस्सा, पर्याय द्वीपीय नदियाँ। कौन सी नदियाँ, पर्याय द्वीपीय नदियाँ। तो देखिए, पर्याय द्वीपीय नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है ना। क्या कह रहे हैं, ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है का मतलब क्या है, देखिए जो आप समझिए ये पहाड़ी नदियाँ हैं, हमारी हिमालयन नदियाँ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पहाड़ों से निकल रही हैं, ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो ये नीचे गिर रही हैं, तो इनका जो ढाल है कैसा है, तेज़ ढाल है। जबकि आपकी जो पर्याय द्वीपीय नदियाँ हैं, ये आपके भारत का जो पर्याय द्वीपीय हिस्सा है, यहाँ से इनका उद्गम आदि है। तो जब ये यहाँ चलेंगी तो यहाँ से क्या होता है कि इनकी जो प्रवणता है, यानी इनका जो ढाल है वो काफ़ी कम है तुलनात्मक रूप से हिमालयी नदियों से। ठीक है, आगे देखिएगा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे कि आपका भारत का पर्याय द्वीपीय पार्ट है, तो ये क्या कह रहे हैं, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी सब किधर की तरफ जाती हैं, ये आपकी इनका जो डायरेक्शन है पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी
पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। कौन सी दो नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये रिफ्ट वैलीज हैं। ये आपकी जो नदियाँ हैं कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये दोनों नदियाँ एक्चुअरी बनाती हैं। एक्चुअरी क्या होता है, देखिए एक तो होता है कि नदी गई और जाकर के तट पे जाकर के और आपकी ये डेल्टा बनाते हुए महासागर में मिल गई, बे ऑफ बंगाल आदि में। और एक होता है कि ये पश्चिम की तरफ बह रही है, तो यहाँ का जो हिस्सा है वो कैसा है, यहाँ का जो भारत का हिस्सा है ये उठा हुआ है, तो ये ऊपर से काफ़ी ऊंचा हिस्सा, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो इसीलिए ये आपका कहलाता है क्या, एस्चुअरी। क्या कहलाता है, एस्चुअरी। नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। किसका, नर्मदा नदी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर ये पूछा जाएगा अरब सागर में जो गिरती है वो कौन सी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कौन सा, मध्य प्रदेश में। इसका मतलब जबलपुर में आपकी नर्मदा नदी बहती है और इसके किनारे आपका जबलपुर नगर बसा हुआ है। आगे देखिए, धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर जनपद में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से स्थित हैं जबलपुर जनपद में, तो देखिए धुआंधार और भेड़ाघाट जलप्रपात। आगे देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है। गोदावरी, अब ये नर्मदा की तो ऊपर बात हो गई, यहाँ आ गई आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जनपद से निकलती है और आपको पता ही होगा कि नासिक में भी आपका गोदावरी नदी पर महाकुंभ आपका पड़ता है हर कब, आपके 12 साल के बाद। ठीक है, तो देखिएगा महाकुंभ है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। देखिए ये आप देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र के निकट नासिक जनपद से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी। और देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी सबसे बड़ी है जो कि आपकी अरब सागर में गिरती है, तो देखिए अंतर समझिए बात का कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, लेकिन जो नदी आपकी अरब सागर में गिरती है वो सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है आपकी नर्मदा। आगे देखिएगा, गोदावरी को वृहद गंगा, क्या, गोदावरी को वृत गंगा यानी दक्षिण गंगा है ना कहा जाता है। लूनी नदी का उद्भव अरावली पर्वत से होता है। कल हमने अरावली रेंजेस के बारे में पढ़ा था, जो आपकी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और आपका एक चौथा भी कोई राज्य था या केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम बताइए। कौन से 4 थे, कमेंट करके बताइएगा। उन चारों से होकर के ये आपका अरावली पर्वत जो है निकलती हैं श्रेणियाँ, और उन्हीं में से लूनी नदी क्या है होती है आपकी, इसका उद्भव होता है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण कहाँ पर है, आपका जो ये गुजरात है ना, यहाँ पर आपका जो है ये जो आपकी लूनी नदी है ये आपके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए, कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुदुचेरी के बीच विवाद होता रहता है। कौन सी नदी के जल को लेकर, कावेरी। ठीक है, अच्छा ये बताइए पुदुचेरी कितने आपके ज़िलों में विभाजित है, इसका मुझे उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही आप ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये किसके अंडर में, इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है, उनका क्या नाम है। आगे चलिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। कौन सी नदी, चंबल नदी है ना, मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। आगे देखिए, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, बाकी सारी नदियां जो हैं वो सूख जाती हैं। इस नदी पर बहुत फेमस चूलिया जलप्रपात है। किस पर, चंबल पर। चंबल पर, चा से चंबल, चा से चूलिया, तो देखिए चंबल जलप्रपात, माफ कीजिएगा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। ठीक है, और ये राजस्थान की ऐसी नदी है जो पूरे साल वर्ष भर बहती रहती है।
चंबल गहरे खड्डों चंबल खड्ड का निर्माण करती है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। आगे देखिएगा, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज, जहाँ पर आप सभी जानते हैं आजकल महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। अब देखिएगा, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के पास एक झरने से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। कौन कौन सी? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। आगे देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। किसको? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। और ये बताइए, भारत की वृत गंगा भी मैंने आपको ऊपर बताया था कौन सी थी। इन दोनों को ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि वृत गंगा है ना और दक्षिण भारत की गंगा। तो दोनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा माइंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति कावेरी नदी के महत्व को और बढ़ा देती है। यानी यहाँ पर क्या क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीप है ना, ये कहाँ पर है? आपकी कावेरी नदी के ऊपर, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। कौन सा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो देखिए, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। देखिए, ये तो आपकी बताई थी प्रायद्वीपीय नदियाँ, उन्होंने उत्तर से दक्षिण। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीप है, तो पहले उत्तर की तरफ महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार है ना, फिर आपकी कावेरी, फिर आपकी वैगई, इस तरीके से। और ये क्या बता रहे हैं? लंबाई के अनुसार। मतलब सबसे लंबी कौन सी है? तो देखिए गोदावरी है ना, जो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है। फिर कौन सी है? कृष्णा, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पे है। फिर कौन सी है? नर्मदा। फिर कौन सी है? महानदी। महानदी जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ऊपर है महानदी, वो चौथे नंबर की लंबाई में है। फिर दोनों में देखिए पांचवें पे ही कावेरी है ना, कि लंबाई में भी और क्रम से भी। आगे देखिए, ताप्ती।